55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहरहाल हारून अख्तर साहब की कहानी पर अच्छे खासे तबसरे हुए। आइए आज इस आखिरी कलमकार में आप लोगों को करना चाहूँगा। मंसूर अकबर साहब सैफ न्यूज़ से मुंसलिक हैं और आज 22 साल मुकम्मल होने पर अदालत नसीहत के सफर अरकान का सैफ न्यूज़ की जानिब से इस्तेकबाल भी है, लेकिन उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे शिरकत करने का जो एक मतलब मौका वो क्या देख रहे थे कि मैं सिर्फ इस्तेकबाल करने का रस ना बल्कि मैं अपनी तकलीफ लेकर आऊँ और वो एक तकलीफ लेकर आए। खाने का उन्होंने काला सलाम नक्सल मुखालिफ मुहिम में 2000 नक्सलाइट मारे गए, 4000 माओवादी गिरफ्तार, सैकड़ों बंदूकों के साथ मशहूर माओवादी लीडर भूपति समेत 300 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया। जेर हिरासत होने वाले 3 नील सरकारी फौजी इंतहा पसंदों में बेशतर पर हजारों, कुछ पर लाखों और कुछ पर 1 करोड़ के इनामात थे। हिडमा फरार है, उस पर तो 10 करोड़ का इनाम है, क्योंकि उस पर सैकड़ों कत्ल के मामले में मुलव्विस होने का इल्जाम है। हुकूमत नक्सलवाद के खिलाफ मुसलसल मुताबिक है। इन बहके हुए नक्सलवादियों को राष्ट्रीय विचारधारा में लाने के लिए आखिर जंग विचारों की ही होती है। नक्सलवाद सिमटने की बजाय मजीद पुरहौसला हो रहा है। हुकूमत अपनी कामयाबी पर 56 इंच का सीना किए हुए है। पहाड़ों जंगलों से घिरी, भूख प्यास और महरूमी का शिकार इन वादियों के बासिंदगान कैमरे के सामने तो खुश है, मगर बेनींद डरी सहमी रातों में इन्हें तशवीश है कि अब इनका क्या होगा। इलाके पर सरकार मुसल्लत हो रही है, क्या इन पर मजीद जिंदगी तंग होगी, क्या इनसे जमीनें छीन ली जाएंगी। दुनिया भर की तरक्की के बावजूद कबायली जिंदगी जीने पर मजबूर, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात से महरूम ये बेचैन लोग जो गैर सरकारी बंदूक वालों के सुराग में धोखे की जिंदगी गुजार रहे थे, इन लोगों को सरकारी बंदूक के तले वादों पर जीना होगा, आजादी खत्म, हिसाब देना होगा, न जाने कैसे कैसे टैक्सेस, नित नए कवानीन की बंदिश, फिरका वारियत का जहर, सेकुलरिज्म का झूठ। आबादियों में तो काम नहीं होते, दुनिया से कटे इन इलाकों में कब और कैसे विकास होगा, जिंदगी आसान होगी और कब दुनिया से राब्ता होगा। माओवादियों, फौज और आवाम में मुखायमत क्यों नहीं होगी। सरेंडर करने वालों ने कहा हथियार छोड़ रहे हैं, अपने मुतालबात के लिए आईनी लड़ाई जारी रहेगी। बंदूक से लड़ने वाले क्या कलम के जरिए जंग जीत पाएंगे। खामोश वादियों में मीडिया वाला चिल्लाकर कह रहा, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ये है सरेंडर करने वाले भूपति का घर। 1 करोड़ के इनामी नक्सलवादी भूपति का घर कैमरा घूम रहा है। मट्टी का मकान, पाछड़ की छत, एक बीमार बकरी, 3 मुर्गियां, एक कुत्ता, एक भूखा कुत्ता, 3 कमजोर लागर लड़कियां, चूल्हा भूखती भूपति की बदनसीब बीवी, एंकर का जोखम भरा कवरेज, वो व्यूज मिलियन में हो गए। AK-47 बरदार खेतू आंखें लाल किए अस्पबार आंखों से घरों में छुपी वीरानी में पत्थरों को घूर रहा था। अपने कामरेड साथियों से दूर, अपने क्षेत्र में उसने सबसे ज्यादा फौजियों को मारने का रिकॉर्ड बनाया था। अक्सर आम शहरियों को वो बिला वजह सरकारी मुखबिर कहकर मार देता था। आज भी उसने एक सरकारी मुलाजिम को 10 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। खेतू का सुर्ख चेहरा देखकर उसका करीबी साथी परमार उसके करीब आया और कहने लगा, क्यों मारते हो इनके लोगों को बिला वजह? क्या ये हमारे नियमों के अनुसार है? क्या हमारे हेड कामरेड्स ने यही सिखाया है?
फरमान की बात सुनकर खेतू आग बबूला हो गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मुझे 1 करोड़ इनाम तक पहुंचना है, मुझे 1 करोड़ चाहिए। आखिर मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, क्या दिया है मैंने उनको? आखिर क्या मेरे बाद तो वो चैन और वो सुकून और आसीदगी से जी सके। तुम लोग मुझे रोकना नहीं, वरना मैं तुमको भी मार डालूंगा। जमीनी मादानियां, कोयले और लकड़ियों के ठेकेदारों की बढ़ती अयाशियों के दरमियान सूरज निकलता रहा, बस दिन की खबर देने के लिए। चांद निकलता रहा, रात का सन्नाटा दिखाने के लिए। अब खेतू पर पूरे 1 करोड़ का इनाम जाहिर कर दिया गया है। बात खेतू तक भी पहुंची। खुशी से उसकी आंख में आंसू आ गए। घर वालों का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। और फिर खड़ी दोपहर वादी में सरासिंगी थी। जन अदालत में नक्सली लीडर ने अगवा शुदा खेतू को कई गोलियां मारकर हलाक कर दिया। आत्मसमर्पण सरेंडर के शक में सारी कार्रवाई और सजाए मौत बेजुबान बाशिंदों के दरमियान माओवादी कवानीन के मुताबिक अंजाम दी गई। खेतू के गांव में खेतू की बीमार मां लाश के इंतजार में किवाड़ से वो लगाए बैठी है। रोती बीवी बार बार पटंडी को तक रही है। 2 बेटियां मां को रोता देख कर सिसक रही है। छोटा बेटा अपनी रोती हुई बहनों से पूछ रहा है, बाबा कैसा दिखता है, कब आएगा, क्या लाएगा? अपना अफसाना पेश कर रहे थे मंसूर अकबर साहब। इस पर जो साहबानी दूसरा करना चाहूँगी, मैं सबसे पहले ये शफीक मोहसिन को जवाब दे। कलमकार का ताल्लुक जिंदगी से होता है और अदब का मकसद ही जिंदगी की अक्कासी है। जिस कलमकार का कैनवास जितना बड़ा होगा वो उस कैनवास को पेश करेगा, उस मंजर को पेश करेगा। हारून अख्तर में और मंसूर अकबर में यही फर्क है। ये सहाफत से जुड़े पूरे हिंदुस्तान को कैमरे की आंख से देखते। हारून अख्तर कलम को देखता है और फिर लोहे से लड़ता है, बदरुद्दीन की तरह। उसके पास उसका माहौल है, मंसूर अकबर के पास उनका माहौल है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब इसी बात का मैं जवाब साहब की बात का जवाब देता है। देखो, इससे पहले अजीज एजाज साहब टीचर है, तो वही स्कूल का पूरा नक्शा खींच के रखते थे और अपने वो क्या नाम था साबिक गौर था, वो लीडर आए थे, तो वही लीडरी की बात करते थे अरब साल में, है ना। अब ये हारून अख्तर साहब झोपड़पट्टी एरिया में रहते हैं, तो वही सब बातें झोपड़पट्टी वाली ला देंगे। तो उसको कह रहे हैं कलमकार ये नहीं, तो जो सामने देख रहा है वही बयान है। कलमकार वो होता है, देखो इनने सभी कितनी ऊंची ऊंची कहाँ गिराते थे, साइंस फिक्शन में बहुत आए, जब तक कुछ वो चीजें थी भी नहीं, तो वो सब बयान कर देते। तो एक कलमकार जो होता है उसकी सोच बहुत ऊंची रहना चाहिए, बल्कि कलमकार को देखकर अंदाजा नहीं लगना चाहिए कि ये झोपड़पट्टी में रहते, ये टीचर है, ये लीडर है, उसकी कहानी ऐसी आना चाहिए। अब ये लोग जो है जिस पेशे से मुंसलिक है, ये जिस मौत से रिलेटेड है, वही लिखी देगा, तो ये नहीं रहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कलमकार बनो। देखो, एक कहानी है, 4-5 बंदे जो है एक हाथी को पकड़ते हैं, तो एक बोलता है कि हाथी जो है सुतून की जैसे है ना, एक उसकी दुम पकड़ता है, बोलता है वो हाथी झाड़ू के जैसे। शफीक मोहसिन का भी वही अंदाज है। मेरे भाई, आप इब्न सफी को सिर्फ उसके सफात तक जानते हैं, उसकी असलियत नहीं जानते। अमेरिका का एक बहुत पुराना राइटर है अर्ल स्टैनली गार्डनर, उसका कैरेक्टर है पेरी मैसन, वो है फरीदी, और वो सारी चीज उससे लाया है। अब ये तुम नहीं जानते, इसलिए तुम उतनी बात करोगे जितने उसके सफात हैं, है ना। और इब्न सफी कई मुल्क घूम चुका था,
जिंदगी को बहुत तरीके से करवट बदलते देख चुका। हारून अख्तर में और मंसूर अकबर में दुनिया का फर्क है। ये यहाँ दुनिया घूमते हैं, वो एक कमरे से निकलता है, एक कारखाने में चला जाता है, वो उतने ही पेश करेगा। लेकिन अदब जो है, अदब का मकसद जो है एकदम जो आखिरी नुक्ते पर आकर वो ये कहलाता है कि कथारसिस, दिल की सफाई। हर आदमी अच्छे और बुरे, नेक और बद ख्यालात और फिक्र को लेके जीता है। बहुत सी बातों को, बहुत सी बुरी बातों के ऊपर भी वो अमल कर जाता है। अदब उसी की सफाई करता है। और अगर अदब वो हिस्से को छू जाता है तो कहा जाता है ये अदब आलिया है। और जो अदब उसके गंदे जज्बात को, उसकी यानी सिफली हिस्सियात को गुदगुदा देता है तो वो कहा जाता है कि ये सस्ता अदब है, चीप लिटरेचर है। ये फर्क होता है। हारून अख्तर के अदब में हर एक को यहाँ बैठा हर सामी जो है वो सुन रहा था, महसूस कर रहा था, और बदरुद्दीन को अपने आस पास में महसूस कर रहा था, अपने बहुत दिल और जहन के करीब में। वो कामयाब अफसाना था। अदब की एक साफ सुथरे अदब की एक अच्छी अलामत थी। तो अदब को इस तरीके से देखें कि इसे बिना किसी कलमकार को कलम पकड़ाने की और अपने उसका हाथ पकड़कर लिखने की कोशिश नहीं की जा सकती और न मजबूर किया जा सकता है। कलमकार को आज़ादी है, वो चाहे जैसे लिखे। हम उसके ऊपर उसके कभी होने पर या उसके एहसान होने पर तबसरा कर सकते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई पर तनकीद कर सकते हैं, उसको गाइड नहीं कर सकते कि ये लिखो ये मत लिखो किसी को। तो बहुत ना किसी कलमकार के गिर्द वो तंग हालत इन्हें मानने की कोशिश ना की जाए। कि शफीक मुहसिन से मेरी ये दरख्वास्त। बहुत अरे वो बोलो नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपकी बात कि ये भी सही है, जैसा कि बातचीत आपने कहा, सारा निकाल जो है अपने एक जगह माहौल से मुतासिर हो गए, अपने अफसानों को पैदा है ना। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो असल में एक फिक्सन, एक तखय्युल की बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे कभी, है ना। तो आपका जो है वो बहुत ऊँचे फिक्र की बात कर रहे हैं, फिक्सन की बात, तखय्युल की। और फनकार जो है, फनकार और तखय्युल वाकई में वो अलग अलग मंजिलों पे पहुँचता है। जैसे मिसाल के तौर से मैं एक बताता हूँ कि अमेरिका एक रॉकेट भेजा मेरिक के ऊपर, वाइकिंग मिशन उसका नाम। वो रॉकेट मेरिक पे गया और मेरिक से वो कितना रॉकेट था, मिट्टी लेकर उसकी एनालिसिस की और उसको वो तजुर्बे में लाए और ये यहाँ पर पूरी ज़िंदगी मिले, लेकिन कोई ज़िंदगी मिली। तो वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर का बयान था कि हम पहले चांद पे गए, फिर मरीख पे ज़िंदगी की तलाश। अब हमने राइटर लोगों ने फिक्सन से बहुत कुछ लिखा था, मरीख के शहजादी, मरीख के लोग, ऐसे बहुत सारे नावल थे वो इन लोगों ने लिखा था, राइटर ने। इनका वो फिक्सन था, तखय्युल था। तो हमको बहुत यकीन था कि वहाँ पर ज़िंदगी मिलेगी। वो शायद था तो तहरीक राइटरों से मिली, फिक्सन से, और वो वहाँ गए तो ज़िंदगी नहीं मिली। तो उसका आखिर में बयान था कि ज़िंदगी से तो ज़मीन पे है और बहुत कीमती है, इसकी हिफाजत है। तो अब जब मैं तुम कह रहे हो वो फिक्सन की बात है, तखय्युल की, और वो वाकई में फनकार जो है वो अपने उनके माहौल से निकल कर भी अपनी तकलीफ को परवान करता है। बहुत। और कोई साहब? उनको बहुत पसंद आया इनका काला सलाम की अफसाना, बल्कि मैं देख रहा था
अफजाल सर की तरफ भी तासुरात क्या है। 100 साल का असर बीत गया। स्टेनबेक का एक नावल है, छोटा सा नावल है द पर्ल। उसमें एक डॉक्टर रहता है और वो जिले साहिली इलाके में वो इलाज करता रहता है। उसके पास वो मछेरे और वो गौताखोर वगैरह आते हैं इलाज करने अपनी फैमिली के लिए। एक मतलब एक गौताखोर एक बड़ा सा मोती लाता है कि ये मुझको समंदर में है, तो बोलता है हाँ ये तेरे बच्चे की जो बीमार है ना वो उसकी फीस यही होगी, ये मुझको तू दे दे। वो गौताखोर खाली इतना जाता है कि चंद रुपयों का, लेकिन वो डॉक्टर जाता है कि इसकी कीमत क्या है। वो बच्चे को चंद गोलियां दवाई दे देता है। यही हाल जो मुख्तलिफ तहरीकें चली है उसका जो एलाइट तबका है वो किस तरीके से इस्तेहसाल करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो इस कहानी में बहुत खूबसूरती से उसको उजागर किया गया। वो सिर्फ इसलिए जुल्म करता चला जाता है कि मेरी फैमिली के जो गुजरे हुए दिन में देखता है वो कुछ तो वो बदल जाए। वो माता जो कैरेक्टर आखिर में 1 करोड़ के लिए कि 1 करोड़ अब मेरे ऊपर इनाम रखा जाएगा तो वो करोड़ मेरे घर वालों को मिल जाएगा। लेकिन जो माओवादी जो लोग जो संगठना है माओवादी वो उसको उसी संगठना के उसूल ज़वाबित के मुताबिक मार देते हैं क्योंकि वो उनके मिशन से हट गए थे। हालांकि हर जगह यानी जो पॉलिटिसाइज जिसको करने कहते हैं यानी सियासत से आज तक ना माओवादियों का रहन सहन बदला, ना उनकी जिंदगी बदली और ना वो उनको वो मिला। यही हाल रूस में था जब सुर्ख सलाम आया और आखिर में जो ये जो क्या था नहीं आखिर में जो सुर्ख अलविदा है सुर्ख परचम अलविदा रूस जब टूटा गोर्बाचोव ने तोड़ दिया क्योंकि जो जिस फलसफे को लेकर वहां कम्युनिज्म को कायम किया गया था किसको मिला उसका बेनिफिट? जान पर जान चली गई। जो कट्टर कम्युनिस्ट थे उन्होंने कितनी शिद्दत से इतना कत्ल किया, उसको नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन ये फायदा सिर्फ ऊपर के तबके पर था। आज भी ये हकीकत है। और आखिर वक्त आते आते गोर्बाचोव को वो कहना पड़ा कि इसको तोड़ दो, जिन्हें मुत्तहिदा रूस को तोड़ दे। यही हाल मैं समझता हूँ अफसाना जो है वो सहाफत के टुकड़े न्यूज़ के शक्ल में एक प्लाट को बुन रहा था यानी वो और उसमें जो खूबसूरती है मुझको अच्छी लगी। वो आबिद सूरती का नावल है, आबिद सूरती का नावल है जो हर बाब एक सेपरेट एंटिटी है। और उसमें ये आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस नावल के अंदर वो एक छोटा सा कैरेक्टर और सचमुच चाय वाला वो बच्चे ही है जो तमाम उसमें तमाम कैरेक्टर है, अडवाणी है, अशोक सिंघल है, ये सब कैरेक्टर है। और उसमें 2 कैरेक्टर अलग हैं। जो हीरो है उस नावल का एक डॉक्टर है, वो यानी वो जो है हकीकी दुनिया से अलग उसका यानी आबिद सूरती का तकलीफ करता किरदार है। बाकी ये तमाम और सहाफत की न्यूज़ का एक टुकड़ा आते आते वो बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले खत्म हो जाता है, लेकिन सारे मंजर को उसने उस वक्त वो नावल में पेश कर दिया था। मंसूर अख्तर का ये नावल अफसाना जो वो एक न्यूज़ के छोटा लेकिन उनकी जो हुनर और जो यानी बैनुस्सुतूर उन खबरों के दरमियान में जो राब्ता कायम करने की कोशिश की है और की गई है, कामयाब कोशिश की गई है, उस पर मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। बहुत खूबसूरत हिस्सा है, बहुत अच्छा है। और बोला मैं भी अपनी जानिब से मंसूर अख्तर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे जो बात खास लगी इस अफसाने में मैं वो बताना चाहता हूँ
कि इससे कबल की नशिस्त में अजीज रियाज साहब ने कबूतर चाचा पेश किया था। हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से जो यानी वो पेशकश हुई और वो पाबंदी लगाई गई कि कबूतरों को दाना ना डाला जाए, उस पर उन्होंने कलम उठाया। और अभी हाल ही में नक्सलवाद के ऊपर खबरें नजरों से गुजरी और उस पर मंसूर अकबर ने जो है कलम उठाया। इस तरह से अगर ताजे वाकयात पर कलम उठाई जाए और ऐसे अफसाने बुने जाए तो मैं समझता हूँ कि ये अदब के लिए और ज्यादा ये कमाल की बात होगी और ये चीज होनी चाहिए। हमारे कलमकारों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। आप जिस वक्त अपना खाना पेश कर रहे थे तो मुझे 10वीं जमात में शायद वो आखिरी ख्वाहिश एक अफसाना है जिसमें परमा नाम का जो उसको एक अंग्रेज को पत्थर मार देने पर सजाए मौत दी जाती है, उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो उसके गले की और ये जो 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 सारी चीजें पहने रहता है वो पूरा नंग धड़ल रहता है, मतलब लंगोट, और ये कुछ चीजें होती है वो सारी चीजें और बाल्टी भर के दाल और थाली भर के भात वो मांगता है कि यार ये मुझे आपके भाई को पेट भर के खाता भी है और जो बच जाता है वो उसके परिवार के लिए क्या कम से कम वो तो एक वक्त तक पेट भर के खा सके। ये हुआ आखिरी ख्वाहिश में मतलब वो अफसाने में पेश किया गया था, मुझे उसकी भी याद आई। बात पेश करता हूँ और मैं मंसूर अकबर को ही यहाँ पर मदद करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और सैफ न्यूज की जानिब से जो वो सदर अराकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं पहले वो यहाँ तशरीफ लाए और अपना इज़हार ख्याल फरमाए, बाद में उस चीज को वो अंजाम दें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।